बेबाक मुंसिफ में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं खुर्शीद रब्बानी और बेबाक मुंसिफ में आज एक बार फिर बात होगी उत्तर प्रदेश की, जहां पर बात बिगड़ते बिगड़ते बन गई। कल शाम तक लग रहा था कि पश्चिम बंगाल और बिहार की तरह कहीं उत्तर प्रदेश में भी इंडिया ब्लॉक टूट और बिखर ना जाए, लेकिन आज दोपहर हुई समाजवादी पार्टी कांग्रेस की जो मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो सब कुछ क्लियर हो गया, सब कुछ साफ हो गया। बहुत सारे जो सवालात थे लोगों के कि क्या होगा इंडिया ब्लॉक का उत्तर प्रदेश में, उसका भी लोगों को जवाब मिल गया। यूपी में अब समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और आजाद समाज पार्टी मिलकर लोकसभा इंतखाबात लड़ेंगे और ये जो समझौता हुआ है उसके मुताबिक समाजवादी पार्टी 62, कांग्रेस 17 और आजाद समाज पार्टी जो चंद्रशेखर आजाद की है वो एक सीट पर मिलकर जो है ये तीनों पार्टियां चुनाव लड़ेंगी। आज बेबाक मुंसिफ में हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे और जानेंगे कि इंडिया ब्लॉक कैसे यूपी के रास्ते दिल्ली का सफर तय करेगी। और इस मुद्दे पर बात करने के लिए कई खास मेहमान मेरे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ है बीजेपी से मनीष बरियार साहब, कांग्रेस से सुरेंद्र राजपूत साहब हमारे साथ हैं, समाजवादी पार्टी से सुमैया राणा जी हमारे साथ हैं और सीनियर जर्नलिस्ट दिनेश शर्मा जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तमाम मेहमानों का मैं इस्तकबाल करता हूं, स्वागत करता हूं। सुरेंद्र राजपूत जी, पहला सवाल आप ही से। कल ही हमने डिबेट की थी, कल ही ये सवाल बहुत सारे टीवी चैनल्स पर जो है उठ रहे थे। यही डिबेट हो रही थी कि उत्तर प्रदेश जो है क्या वहां भी वैसा ही कुछ देखने को मिलेगा जैसा वेस्ट बंगाल में कह रही है दीदी की यहां पर कांग्रेस की कोई जगह नहीं है, लेफ्ट पार्टीज की कोई जगह नहीं है, अकेली लड़ेंगी। और उसके बाद जो है वो झटका दिया था नीतीश कुमार जी ने बिहार में, तो वैसा ही कुछ लग रहा था कल शाम तक। हालांकि कल जो पैनलिस्ट थे कांग्रेस की तरफ से वो बहुत कॉन्फिडेंट नजर आ रहे थे और उन्होंने बहुत क्लियरली इस बात को कहा था कि अभी इंतजार कीजिए, बहुत जल्द सबको सब कुछ पता चल जाएगा। और आज पता चल गया कि कैसे आप गठबंधन करके इंडिया ब्लॉक वो मिलजुल करके यूपी में इलेक्शन लड़ेगा। तो पहला रिएक्शन क्या है, किस तरीके से आप बताना चाहेंगे? जी सर, आप अनम्यूट कर लीजिए, मेरा ख्याल के म्यूट है आपका ऑडियो। जी जी, यस, हेलो, यस यस जी। तो पहली बात तो मेरा ये कहना है कि आप ममता साहिबा को और नीतीश कुमार जी को एक तराजू में नहीं तौल सकते हैं। हाँ। ममता साहिबा अभी भी इंडिया गठबंधन का हिस्सा है। हमारे कुछ मतभेद हैं, बात चल रही है, आगे आने वाले दिनों में वो शॉर्ट आउट हो जाए जी। और रही बात इंडिया गठबंधन के लिए और ये तमाम जो मेन स्ट्रीम मीडिया जिसको हम गोदी मीडिया कहते हैं उनके लिए, एक फहमीदा रियाज ने एक जगह पे बड़ी छोटी सी नज्म लिखी थी जी। उन्होंने लिखा था कि कुछ लोग तुम्हें समझाएंगे, कुछ तुमको खौफ दिलाएंगे, जो है वो भी खो सकता है, और इस राह में रहजन है इतने, कुछ और यहाँ हो सकता है। कुछ और तो अक्सर होता है, पर तुम इस पल में जिंदा हो, ये पल तुम में जिंदा है, ये वक्त नहीं फिर आएगा, तुम अपनी करनी कर गुजरो, जो होगा देखा जाए। आज आपके सामने गठबंधन शेप में है, शक्ल में अख्तियार कर चुका है। तो मैं आपको एक बात बड़ी जिम्मेवारी से कहता हूं, कल मैं इंडिया टुडे पे बोल रहा था कि कुछ घंटों में गठबंधन हो जाए। हाँ। तो गठबंधन हो गया, क्योंकि ये गठबंधन आप देखिए आज की समय की जरूरत। इस गठबंधन को आप अगर देखें तो ये गठबंधन जो है इसका नेतृत्व जनता कर रही है। मुश्तरका तौर पर लगातार जो जनता के मुद्दे हैं ये गठबंधन उठा रहा है। राहुल गांधी जी की यात्रा चल रही है, चाहे कन्याकुमारी से कश्मीर तक की हो, चाहे मणिपुर से मुंबई तक की हो। अखिलेश यादव जी अपने तरीके से काम कर रहे हैं। तेजस्वी इस समय बिहार की यात्रा पर निकले हुए, आपके सामने क्या गजब भीड़ है उस तक के साथ। तो मैं आपको बताऊं, जनता आजिज है, जनता आजिज है बेरोजगारी से, गृहणियां आजिज है महंगाई से, ठीक है ना, जनता आजिज है, बेरोजगार आजिज है अग्निवीर जैसी समस्याओं से, और हम सब आजिज हैं नरेंद्र मोदी जी के झूठ से, छल से, कपट से, प्रपंच से, भारतीय जनता पार्टी के मायावी जो उन्होंने एक ऑरा बना लिया है उससे। आप इसके सामने देखिए कि किस तरीके से इलेक्टोरल बॉन्ड से आप देश के धन की लूट कर रहे। सुप्रीम कोर्ट कहता है ये पारदर्शी नहीं। किस तरीके से मेयर इलेक्शन में चंडीगढ़ में आप 36 में से 8 वोट लूट ले रहे हैं, यानी 25%। हाँ। 25% अगर आप वोट लूट लेंगे और ऐसा ही अगर आपने देश में किया तो 140 करोड़ के उसमें 25% अगर आपने आबादी के वोट लूट लिए तो आज की डेट में आप बताइए 400 सीटें छोड़िए 500 सीटें जीत जाएंगे। इसके मुखालिफ हम सब एक हो रहे हैं जनता के नेतृत्व में, लोकतांत्रिक मूल्यों को, संवैधानिक मूल्यों को, संवैधानिक संस्थाओं को बचाने के लिए। तो इसमें
सभी लोगों को अपने अपने अहंकार छोड़ करके साथ आना होगा। और हम सब लोग अपने अहंकार छोड़ करके साथ आए हुए हैं, चाहे वो अखिलेश यादव जी हो, तेजस्वी जी हो, चाहे वो उद्धव ठाकरे साहब हो, शरद पवार साहब हो, एम.के. स्टालिन साहब हो, हेमंत सोरेन साहब हो। तो ये सारे के सारे, क्योंकि दो ही चीजें हो रही, या तो आप हेमंत बन जाइए या हेमंता बन जाइए। आप देखिए, हमारे गठबंधन के लोगों ने हेमंत बनना स्वीकार किया है, जेल जाना स्वीकार किया है। हिमंता बिस्वा शर्मा बनना हमारे गठबंधन ने स्वीकार नहीं किया। पर सर, आप हिमंता बिस्वा की जो है वो बात छेड़ रहे हैं। हिमंता बिस्वा शर्मा जो है वो क्यों गए थे पार्टी छोड़ करके, और आजाद साहब पार्टी छोड़ करके क्यों गए, फिर जो है जगन मोहन रेड्डी क्यों पार्टी छोड़े, या अभी जितने भी लीडर्स गए हैं, अभी लेटेस्ट में हाल ही में अशोक चौहान, और कल 2 दिन पहले ही राजस्थान से एक, मतलब जो कई बार के मेंबर पार्लियामेंट थे और असेंबली के मेंबर रह चुके थे, कैबिनेट मिनिस्टर रह चुके थे, इस तरह के सीनियर लीडर पार्टी छोड़ करके जा रहे हैं, तो वो तो ईडी की वजह से शायद नहीं गए होंगे, या उनके ऊपर भी ईडी का और जो है वो सीबीआई का या दूसरी एजेंसीज का जो है वो दबाव था, उसके चक्कर में गए हैं, या फिर नेग्लिजेंसी, उनको मतलब महत्व नहीं देना, उसकी वजह से वो गए। वो तो कहते हैं हमें महत्व नहीं मिला पार्टी में, इसलिए हम जा रहे हैं। आप एक बात बताइए, जो आपका जवाब वो हमारा जवाब। हाँ। मतलब आप अपने दिल पे हाथ रख के पूछिए, चलिए हमने कुछ नेग्लिजेंसी की, हमने कुछ भाइयों में लड़ाई हो गई, किसी ने किसी को नेग्लेक्ट किया, भाई से भाई की लड़ाई में कोई अपनी मां को छोड़ के जाता है? नंबर 1। और जो अगर माँ को छोड़ के जाना भी पड़े तो मामा के घर जाता है। और माँ के ऊपर जो देखिए, बिल्कुल आपने सवाल तो बिल्कुल वाजिब उठाया है, और माँ के ऊपर, हाँ अच्छा ठीक है, ठीक है, हाँ ठीक है। पहले तो आप बताइए, कोई माँ को छोड़ के जाता, अगर माँ का घर छोड़ना भी पड़े तो मामा के घर जाएगा, मौसी के घर जाएगा, या चाचा के घर जाएगा जी। दुश्मन के घर तो नहीं बैठता ना जाकर। तो जो शख्स भी हमारे अपने मतभेदों से, आंतरिक मतभेदों से जाकर के दुश्मन के घर बैठ, तो डर के बैठ, और जो हमारे यहां से छोड़ के गया, पिताजी के पास चला गया, हम तो नहीं कुछ कहते उनको। समाजवादी पार्टी में चला गया, हम तो नहीं कुछ कहते उसको। लेकिन अगर हमारे दुश्मन, आइन के दुश्मन के घर जो जाकर के बैठेगा, वो ईडी से डरा हुआ है, ईडी से डरा हुआ है, सीबीआई से डरा हुआ है, इनकम टैक्स से डरा हुआ है, अपनी बाकी चीजों से डरा हुआ है। अब आप किसी का भी नाम ले लीजिए, हमने बिस्किट नहीं खिलाया। इंडिया ब्लॉक छोड़ने वालों के बारे में क्या कहेंगे? इससे पहले मैं किसी और के पास आऊं, एक सवाल मैं आपसे और ले लेता हूं। इंडिया ब्लॉक छोड़ने वालों को क्या कहेंगे? ठीक है, नीतीश कुमार जी के बारे में समझ में आता है कि वो कुछ वक्त के बाद जो है वो कहीं असहज हो जाते हैं जहां रहते हैं, फिर वो छोड़ करके कहीं दूसरी जगह चले जाते हैं, वो वक्त पर पार्टियां बदलते हैं, समझ में आता है। 2013 के बाद से वो अक्सर वैसा कर रहे हैं। मगर आरएलडी जो बहुत ही करीबी थे अखिलेश यादव के, भी एक तरीके से माना जाए वो विचारधारा के तौर पर भी अगर देखा जाए, उनके दादा से लेकर के, वालिद से लेकर के और अब तक, तो वो आपके ज्यादा नजदीक नजर आते हैं। मतलब जो है वो कांग्रेस के या समाजवादी पार्टी के, उनके ऊपर क्या प्रेशर था? क्या उनके ऊपर भी वो ईडी और सीबीआई और वो तमाम तरह की एजेंसियों का कुछ प्रेशर था? वो कहते हैं ना कि जब कश्ती साबित तो सालिम थी, साहिल की तमन्ना किसको थी जी। अब ऐसी शिकस्ता कश्ती में साहिल की तमन्ना कौन करे? ये जयंत चौधरी साहब की कश्ती जो है शिकस्ता हो गई। हाँ। जयंत साहब की जो कश्ती थी, उनको लग नहीं रहा था अब किसान के लिए वो लड़ रहे थे, वो नौजवान के लिए लड़ रहे थे, अग्निवीरों के लिए लड़ रहे थे, जाति जनगणना के लड़ रहे थे। तो कोई तो उनकी शिकस्ता कश्ती हुई, कोई तो उनकी मजबूरी हुई, क्योंकि इन तीनों चीजों में से कोई भी चीज भारतीय जनता पार्टी ने ठीक नहीं भाई। ना तो अग्निवीर समस्या जिसके लिए वो लगातार लड़ रहे थे, न ही उन्होंने जो है किसान के लिए, आज किसान धरने पर बैठा हुआ है, एक किसान की शायद मौत भी हो गई है। आप बताइए, जो जिस मुद्दे के लिए जयंत चौधरी साहब लड़ रहे थे, अभी जयंत चौधरी साहब की तो पिटाई करी थी हाथरस में, आपको याद होगा। बिल्कुल। तो मैं ये नहीं कहता, और नीतीश कुमार जी का कह रहे थे कि साहब मेरा मन नहीं लग रहा। अरे भाई, हम नाच गा के दिखाए क्या आप? मुद्दों पर आइए। वो तो कह रहे थे मेरा मन नहीं लग रहा था। जी। हम लोग नाचने गाने के लिए थोड़े बैठे हुए हैं, मुद्दों के लिए बैठे हुए हैं। तो आप इस चीज को समझिए कि ये जितने भी लोग हैं, छोटी सी बात कहकर के वो कर रहा हूं, वो कहते हैं ना कि समंदर ये तेरी खामोशी कुछ और कहती है, मगर साहिल पे टूटी कश्तियां कुछ और कहती। बिल्कुल ठीक है। और मेरी आंखों ने देखे इस शहर के कई मंजर, मगर अखबार की सुर्खियां कुछ और कहती हैं। तो ये लोग झूठे लोग। ठीक है, सुमैया राणा जी, मैं आपके पास आऊंगा। जाहिर तौर पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस और जो है वो चंद्रशेखर आजाद की जो पार्टी है, उन तीनों के लिए ये एक तरीके से देखा जाए, चूंकि आम इंतखाबात नजदीक है, ये बड़ा दिन था। और अभी सुरेंद्र राजपूत जी कह रहे थे कि अगर कोई नाराजगी हो
तो माँ को कौन छोड़ता। और माँ के ऊपर जो अशार कहे हैं मुनव्वर राना साहब ने, सब जानते हैं। एक शेर के जो है आखिरी लाइन वो ये है कि मैं घर में सबसे छोटा था, मेरे हिस्से में माँ आई। तो जाहिर तौर पर टूट फूट होती है या बिखराव होता है तो माँ को भी बांट लिया जाता है। मतलब माँ जो है वो भी डिसाइड करती है कि उसको किसके पास रहना, या बेटा जो है वो कौन सा चुनेगी। क्या कुछ कहेंगी आज जो है वो समाजवादी पार्टी, मैंने पहले ही कहा कि तमाम पार्टियों के लिए, जो भी आप लाइक माइंडेड पार्टीज हैं जिनका गठबंधन है, जो एक साथ हैं, उनके लिए बड़ा दिन था। जो मुश्किलें थी और जो लग रहा है कि 2024 में एक तरफ तो नारा दिया गया है 370 प्लस 400 का, और प्राइम मिनिस्टर में इस बात को सारी दुनिया जानती है कि प्राइम मिनिस्टर 370 का जिक्र क्यों करते हैं, और 400 एक तरीके से जो है वो कहते हैं कि एनडीए जो है वो 400 पार होगी। उत्तर प्रदेश से होकर के दिल्ली का रास्ता जाता है, सारी दुनिया जानती है। सबसे ज्यादा जो है वो मतलब एक तरीके से मेंबर पार्लियामेंट वहीं से चुने जाते हैं। क्या कहेंगे, क्या रिएक्शन है इस मसले पर आपका? देखिए, सबसे पहले तो इस इंडिया अलायंस की तरफ से जी देश की जनता के लिए अपने पापा का एक शेर पढ़ूंगी कि हमारा अलायंस है जो कहता है कि मिट्टी में मिला दे कि जुदा हो नहीं सकता, अब इससे ज्यादा मैं तेरा हो नहीं सकता, बस तू मेरी आवाज से आवाज मिला दे, फिर देख के इस मुल्क में क्या हो नहीं सकता। मैंने पहले भी बहुत सारी डिबेट्स में ये बात कही कि इस बात की पूरी उम्मीद है कि सिर्फ दल नहीं दिल भी मिलेंगे, बल्कि मिले हुए थे। बीच में कुछ नाइत्तेफाकियां आ गई थी क्योंकि बहुत सारे विचारधाराएं जब एक साथ आती हैं, तरह तरह के लोग हैं, सब मिलके काम करना चाहते हैं, लेकिन हो जाता है जी, मतभेद हो सकता है, मनभेद नहीं होना चाहिए। हाँ। और वो मतभेद को सुलझाया जा सकता था और वो सुलझ गए। जो चीजें होना चाह रही थी वो सब कुछ। मैं इस बात की तारीफ करूंगी दोनों पार्टीज की शीर्ष नेतृत्व का कि उन्होंने बहुत समझदारी और सूझबूझ से काम लिया जी, और रास्ते आगे की बड़ी लड़ाई के लिए खोल दिए कि हम जब एक बड़ी लड़ाई देश के लिए लड़ने जा रहे हैं, देश की जनता के लिए लड़ने जा रहे हैं, तो छोटे मोटे फायदे नुकसान को किनारे रख करके और हम एक बड़ी लड़ाई लड़ेंगे। ये साबित कर दिया इस अलायंस ने। और मुझे पूरा यकीन है इस बात का। मैं एक कार्यकर्ता हूं बहुत मामूली सी समाजवादी पार्टी की, लेकिन मैं बहुत समर्पित भी हूं। मैं ये चाहती हूं कि ये देश की जनता जो पिछले कई सालों से इनका चारा बनी हुई थी, इनके झूठ का चारा, इनके भ्रष्टाचार का चारा, उन सारी चीजों से मुक्ति दिलाएगा ये इंडिया अलायंस यकीनी तौर पर। और जिस तरीके से हम सब मिल करके एक साथ खड़े हुए हैं, देश की जनता हमारा साथ देगी। और ये लड़ाई किसी दल की नहीं है, ये लड़ाई देश की लड़ाई है। देश की जनता के लिए हम सब मिल करके एक साथ इनको धूल चटाने के लिए खड़े हुए। ठीक है दिनेश शर्मा जी, इस बात पर कर देना चाहती हूँ जी, हाँ ठीक है, कि जो भी मूलभूत मुद्दे हैं उनको बुला करके जिस तरीके से सांप्रदायिकता का साथ करना चाहती है, जिस तरीके से मस्जिद मंदिर में उलझाना चाहती है भारतीय जनता पार्टी, मैं देश की जनता से आह्वान करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि अब इनके छलावे में ना आकर के अपने और अपने आने वाले भविष्य के, अपने बच्चों के भविष्य के बारे में सोच करके फैसला ले। ठीक है, ये उसका चुनाव। ठीक है दिनेश शर्मा जी, समाजवादी पार्टी के जो सरबराह हैं या चीफ हैं अखिलेश यादव, उनका कहना था ये जो सब कुछ हुआ प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद, उन्होंने कहा अंत भला तो सब भला। ये भी कहा जा रहा है दे रहा है दुरुस्त है। जाहिर तौर पर कहीं ना कहीं हर कोई पार्टी चाहती है कि उसको ज्यादा सीटें मिले, वो ज्यादा सीटें जीते, ज्यादा प्रतिनिधित्व उसका हो, उसकी पार्टी का हो, सब चाहते हैं। इसमें कहीं कोई बुराई की बात भी नहीं। वक्त लगता है जब बात होती है इतने बड़े लेवल पर, तो कहीं ना कहीं देर होती है, मगर अंत भला तो सब भला। आप मानते हैं कि वाकई जो है सब कुछ ट्रैक पर है अब, और एक बड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा खासतौर से उत्तर प्रदेश में भी? मुझे नहीं लगता जी। देखिए, ये गठबंधन बहुत देर से हुआ। हाँ। और सबसे बड़ी बात यह कि कांग्रेस ने इसमें ये कोशिश नहीं की कि किसी भी प्रकार से मायावती भी इस अलायंस में आए, क्योंकि अखिलेश यादव की कोशिशें से तो मायावती आने वाली बिल्कुल नहीं थी। लेकिन एक रूट था कांग्रेस के थ्रू कि कांग्रेस अगर नेतृत्व इसके सार्थक प्रयास करता तो मायावती होती उसमें, और समाजवादी पार्टी भी अपने एक पार्टनर को, जयंत चौधरी को, अलग होने से नहीं रोक पाई। और जिस गठबंधन में उत्तर प्रदेश के संदर्भ में मायावती या जयंत चौधरी नहीं है, उस गठबंधन का कोई मतलब नहीं है। मैं बहुत ये कहने को मुझे कोई संकोच नहीं है
कि उत्तर प्रदेश के संदर्भ में यह गठबंधन वेंटिलेटर पर है जी। उत्तर प्रदेश में चाहे कांग्रेस के प्रवक्ता या समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता जो बहुत भावनात्मक बात कर रही थी, भावनाओं से देश नहीं चलता। और हर जगह कविता पाठ काम नहीं आता है। मगर बात तो ठीक है आपकी, बात ठीक है सर, नहीं बात तो ठीक है आपकी, मगर हमने तो देखा प्राइम मिनिस्टर जो है वो कई सारी रैलियों में रोने लगते हैं, आंसू बहाते हैं, कई बार जो है वो मतलब भावनात्मक बातें करते हैं, बहुत इमोशनल हो जाते हैं, जज्बाती बातें करने लगते हैं वो। मैं ये बात सभी के लिए कह रहा हूँ। हाँ, प्रधानमंत्री जी भी कभी कभी रोते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में जी। मुझे ये चीजें मुझे नाटक लगती है। राजा कभी नहीं रोता, राजा कभी दुखी नहीं होता है। अगर आप व्यवस्था को पढ़ें तो खैर ये बात बहुत ऊपर चली जाएगी। जी जी। जिस मुद्दे पर बात हो रही है, मैं यही कह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश में आज इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की। हाँ। और कहा कि हम इस तरह से ये वो किए हुए हैं, लेकिन आप वोट कहां से लाएंगे? ये विधानसभा चुनाव नहीं है, ये लोकसभा चुनाव है। हाँ, पर ठीक है आपकी बात सर। देखिए 2014 की बात करें तो समाजवादी पार्टी के पास जो है वोट शेयर जो था वो तकरीबन 22% था और कांग्रेस के पास वो 7% से ऊपर था। 2019 की भी बात अगर हम करें तो 18% था समाजवादी पार्टी के पास और 6% से ज्यादा, 6% से ज्यादा कांग्रेस के पास था। तो 30% के करीब जो है वो बैठता है। अभी अगर 19 के हिसाब से भी देंगे तब भी जो है 24-25% बैठता है। और अभी आजाद समाज पार्टी भी है, मतलब जो है वो भी आ गए हैं साथ। तो इतने हल्के में कैसे लिया जा सकता है भाई? 25% के आसपास शेयर वोट शेयर है तो उसको कैसे हल्के में लिया जा सकता है? रब्बानी साहब, उस समय जो वातावरण था, क्या आज वो वातावरण मौजूद है? उससे भी ज्यादा खराब है, आप ये कह रहे हैं? जी नहीं, इन पार्टियों के लिए इस समय भारतीय जनता इन पार्टियों के लिए अच्छा वातावरण बिल्कुल नहीं है। क्या अखिलेश यादव जी अपने सजातीय वोटों को इकट्ठा रख पाएंगे? एक बहुत बड़ी चुनौती है। और कांग्रेस का उत्तर प्रदेश में क्या है? एक रायबरेली की सीट थी, वो भी अब खतरे में आ गई है। मैं किसी दल के प्रति वो झुकाव मेरा नहीं है, लेकिन जो परिस्थिति जमी है, जो सच्चाई वो बयान कर रहे हैं आप। और दूसरी बात, अभी कांग्रेस के प्रवक्ता बोल रहे थे, आऊंगा मैं सुरेंद्र जी, आऊंगा। कांग्रेस के प्रवक्ता बोल रहे थे कि कांग्रेस के बीजेपी ने ये कर दिया, अमृतसर का चुनाव में ये कर दिया। जो तो हमारे राजपूत जी बहुत अच्छे वक्ता हैं, लेकिन राजपूत जी पंजाब में अकाली दल की 4 बार राष्ट्रपति शासन लगाए थे इंदिरा जी ने, जो पूर्ण बहुमत की सरकार थी। और क्या आंध्र प्रदेश तो सारी हुकूमतों में हुआ है। रामाराव की सरकार भूल गए आप, जिसको कि आपने बिल्कुल सारे कानून दरकिनार करके उस सरकार को हटाया था और बाद में राजभवन में परेड कराई थी एनटी रामाराव ने। उसी तरह आऊंगा सुरेंद्र जी, बहुत सारे सवाल हैं मुझे भी करने हैं और दिनेश जी की भी बहुत सारी बातें हैं जो जिनके जवाब आपको देने हैं, मगर पहले मनीष बरियार जी आपके पास में आऊंगा। देखिए अभी 2 दिन पहले भी आप जुड़े थे, हालांकि कुछ और मसला था वो, मगर कल जो बीजेपी के साहब हमारे साथ थे या जो भी थे वो कहते कि मतलब कोई मुश्किल है इन दोनों का गठबंधन होना, और मुश्किल कुछ भी नहीं है बीजेपी के लिए 80 की 80 सीटें जीतना। अब जो है ये इंडिया ब्लॉक के जितने भी साथी थे उत्तर प्रदेश के, आरएलडी को छोड़ दो तो पहले आपके साथ आ चुके हैं, अब वो सब एक हो गए हैं। आपको लगता है, जैसे मैंने पहले ही कहा कि जो रास्ता है दिल्ली का, दिल्ली की जो कुर्सी है वो उसी को मिलती है जो यूपी फतेह कर लेता है। अब आपको लग रहा है कि मुश्किल तो आ गई, कहीं ना कहीं परेशानियां जो है वो खड़ी हो जाएंगी बीजेपी के सामने। जो 370 और 400 का जो उसका नारा है उसमें कहीं ना कहीं मुश्किल आने वाली है, डेंट होगा अब। नमस्कार खुर्शीद जी और मेरे जो भी को पैनलिस्ट और साथी हैं सबको और व्यूअर्स को भी। देखिए मैं 2 बातें कहूंगा जी। एक तो पहली बात ये कि ये गठबंधन जो है ये पहली बार नहीं हुआ है, ये पहले भी आपस में साथ थे और उसका क्या हर्ष हुआ वो आप सबको पता है, जनता को भी पता है। तो ये तो मैं बोल सकता हूँ कि इट्स ओल्ड वाइन इन अ न्यू बॉटल, मे बी ओल्ड वाइन इन अ ओल्ड बॉटल, कोई नई बात नहीं है। एक दूसरा लार्जर इशू में मैं बोलूंगा कि चोर चोर सब मौसेरे भाई। और मैं आपको बिहार में तेजस्वी यादव है, उनके खिलाफ बहुत सीरियस करप्शन चार्जेस हैं। अच्छा, समाजवादी पार्टी बोलते हैं, लेकिन क्या आपको सही मायने में लगता है कि जो अखिलेश जी हैं वो समाजवादी किसी भी विचारधारा से और बातों से लगते हैं? जो प्राइवेट जेट में और सफाई में जिस तरह से
जो पैसे की खर्च होती है, क्या आपको समाजवादी लगता है? आप क्या सही में आप सोचते हैं? सर ऐसे तो वो जो प्राइम मिनिस्टर भी कहते हैं कि मैं सबसे गरीब हूं, मैं इस देश का सबसे गरीब हूं, मैं पिछड़ा हूं, और फिर वो 7,000 से ज्यादा के प्लेन में घूमते हैं। ये क्या बात हुई साहब? वो पॉलिटिशियन है, वो तो जाएंगे ही ना, हवाई जहाज में नहीं जाएंगे तो क्या वो ऊंट गाड़ी पे जाएंगे या बैलगाड़ी पे बैठ करके जाएंगे या साइकिल से चलेंगे? ये क्या बात हुई? नहीं, आप मेरी बात को नहीं समझे, मेरी बात आप समझे। हेमंत सोरेन जो है वो भी एक किसी के पुत्र हैं, राहुल गांधी भी किसी के पुत्र हैं, समाजवादी पार्टी भी किसी के पुत्र हैं, आप डीएम की बात, वो भी किसी के पुत्र हैं। तो आप देखिए, ये पुत्रों का मोह माया से बनी हुई पार्टी है और ये नेचुरल आपस में एक दूसरे के प्रति आकर्षित होते हैं। और अजीत पवार भी किसी के भतीजे हैं, ठीक है साहब, अजीत पवार भी किसी के भतीजे हैं, महबूबा मुफ्ती भी किसी की बेटी थी, उमर अब्दुल्ला भी किसी के बेटे थे। ये जो आपके साथ जुड़ जाता है वो तो ठीक हो जाता है। ये क्या बात हुई? देखिए, आप तार्किक बातें कीजिए। मेरी बात आप सुन ले। हाँ, मेरी बात ठीक है। भी पार्टियां जिसके आप नाम ले रहे हैं, हाँ, वो सब के सब जो है, जिसको हम लोग बोलते हैं नेपोटिस्टिक पार्टी है, वहां वो अपनी क्षमता के बल पर उस जगह पे आप नहीं पहुंचे हैं। और ये सबसे मूल बात देश की जनता देखती है कि ये जो मेरा नेता है, क्या वो इसलिए बैठा है कि उसने कुछ काम किया, उसने कुछ स्ट्रगल किया, ये इसलिए बैठा है, या किसी का पुत्र है इसलिए वो बैठा है। और देखिए, ये बहुत बड़ी बात है, मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि देश की जनता को समझ में आता है उन्हें प्रधानमंत्री चुनना है, उन्हें मुख्यमंत्री अभी नहीं चुनना है। हाँ। ये जो आप कह रहे हैं कि ये अपॉर्चुनिटी, और मैं तो इसको इंडी गठबंधन बोलता भी नहीं हूं, ये अगर बहुत बहुत ज्यादा आप बोले तो यूपी गठबंधन बोल सकते हैं आप इसको, क्योंकि पूरे देश में ये गठबंधन कहीं भी सक्सेसफुल नहीं हुआ है। हाँ। आप बंगाल देख लीजिए, बंगाल में वो खत्म हो चुका। आप साउथ इंडिया में भी देख लीजिए, जो भी गठबंधन पहले का था वही है, कोई नया गठबंधन तो हम लोग देख नहीं रहे। ठीक है, आम आदमी पार्टी के साथ भी जो है करीब करीब वो जो जिस तरह से दिख रहा है वो बहुत ही मामूली सा गठबंधन है, जो अगर ऑफिशियल अभी आ जाएगा वो भी। बट पंजाब में वो आपको सीट देने को तैयार नहीं है, दिल्ली में यहाँ वो सीट देने को तैयार नहीं है। और अगर चुनाव के पहले 1-2 महीने पहले इस तरह की गठबंधन आए तो क्या जनता बेवकूफ है? जनता को नहीं पता कि क्यों गठबंधन हो रहा है? तो देखिए, लार्जर अगर आप इशू देखेंगे तो क्या देश के लिए उन्होंने कोई विजन दिया? कोई भी गठबंधन अगर कोई विजन ना हो, कोई कॉमन मिनिमम प्रोग्राम ना हो, हाँ, कि देश को वो कहां से आगे ले जाएंगे? जिस सवाल पे वो ये इलेक्शन लड़ रहे हैं, वो क्या सवाल है? मुझे आज तक समझ में नहीं आया। हाँ। क्या राहुल गांधी देश को किधर ले जाना चाहते? क्या गरीबी हटाना चाहते हैं? क्या वो देश सुरेंद्र राजपूत जी जवाब देंगे इन तमाम सवालों का। हालांकि वो एमएसपी की कानूनी गारंटी की बात वो कर चुके हैं और बहुत तमाम इश्यूज हैं जो उठाए हैं। कास्ट सेंसस वो कराएंगे, वो भी जो है क्लियर कर चुके हैं राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी। क्या वो औद्योगिक रेवोल्यूशन और आगे बढ़ाएंगे? ठीक है, इन सब चीजों पे सुरेंद्र जी तरफ से कोई भी थोड़ा सा क्लियर कर दीजिए, जवाब दे दीजिए। बहुत सारे जो है सवाल हैं, उनके बहुत सारे कंफ्यूजन है। कौन से मुद्दों को लेकर के आप अवाम के बीच जा रहे हैं? कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी वो भारत जोड़ो नया यात्रा तो निकाल रही है, मगर उनके सवाल ये है कि खाली आप सड़कों पर उतरे हो, मुद्दे नहीं उठा रहे हो। तो वो मुद्दे आप उठा रहे हो तो उनकी समझ में क्यों नहीं आ रहा? थोड़ा सा आप समझा दीजिए, आप डिटेल में समझा दीजिए। रब्बानी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। पहली चीज तो मैं माजरत चाह रहा हूं, मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जी को पहचान नहीं पा रहा हूँ। हाँ। क्या ये ऑफिशियल प्रवक्ता है? बिल्कुल ऑफिशियल प्रवक्ता है जी। अच्छा, अगर ये राष्ट्रीय ऑफिशियल प्रवक्ता है तो इन्होंने कहा कि भाई चोर चोर मौसेरे भाई है। चलिए, हम लोग तो मान लेते हैं हम लोग चोर हैं, लेकिन डकैत क्या होते हैं जरा हमें बता दें। ये लोग वो मौसेरे भाई होते हैं, सगे भाई होते हैं, फूफी जात भाई होते हैं, क्योंकि डकैत तो है इलेक्टोरल बॉन्ड के 6-6 हजार करोड़ के डकैत भारतीय जनता पार्टी में बैठे हुए हैं और 60-70 हजार करोड़ के इनको वजारत दे देते हैं ये लोग, अजीत पवार जैसे लोगों, जिनके खिलाफ 2-2 ट्रक ये लोग सामान लेकर के जाते हैं कागजों का, उनको जो है ये लोग अपना वजारत देते हैं, डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाते हैं नारायण राणे को, हेमंत बिस्वर्मा को, और उसके बाद कहते थे साहब इसमें ईडी की फाइलें इनकी खो गई। हेमंत बिस्वर्मा के खिलाफ कितना बड़ा, मनीष जी सुन लीजिए अभी। हाँ, आपको बहुत सुना, अभी सुन कितना बड़ा एजिटेशन करते हैं ये लोग। तो ये डकैत लोग हैं जो देश के धन को, अडानी को लूट के दे रहे हैं। ये लोग, इन लोगों, ये कौन से भाई हैं? ये सगे भाई हैं, मौसी जात है, फूफी जात है, कौन से भाई? ये जरूर मुझे पता करना पड़ेगा। नंबर 1। नंबर 2, इन्होंने परिवारवाद की बात करी। भाई हमारे तो 7 दल परिवारवादी है और हमें गर्व है कि हम परिवारवादी लोग।
क्योंकि हमारे पास अपने परिवार है और हमारा परिवार जो है शहीदों का परिवार। 2 शहादतें हुई। नेहरू गांधी परिवार 43 साल जेल में रहा अंग्रेजों के मुखालिफ लड़ते हुए, 43 साल जेल में रहा, ठीक है ना। जो वो सारे क्या नाम, एक शख्स ने अपनी शहादत दी, रतन पंडित ने, ठीक है ना, लाठियां खाई, डंडे खाए, सब कुछ किया हम लोगों ने। इन लोगों ने जो आज की डेट में ये सब ज्ञान दे रहे हैं, ये लोग क्या करते थे जब हम अंग्रेजों भारत छोड़ो की बात करते थे? इनके दीनदयाल उपाध्याय, नहीं सॉरी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनके कलकत्ता में क्या नाम, जितने शहीद लोग थे और जितने आजादी के मतवाले थे, उनके ऊपर उप मुख्यमंत्री बनके लठ चलवाते थे लोग। ऐसे तो अब ऐसे गद्दार लोग जिनका हिजरा हो, वो लोग हमको आपको क्या नाम आज की डेट में शिक्षा दे रहे हैं, परिवारवाद। इसके बाद आप आ जाइए, बहुत ज्यादा इनके ऊपर कहने की बहुत आवश्यकता नहीं, इन्होंने विजन की बात की। तो हम तो कहते हैं भाई मोदी जी, आपका विजन तो टेलीविजन है, हमारा विजन तो रोजगार परक विकास है। हम तो चाहते हैं एक अडानी ना हो, हम तो चाहते हैं लाखों अडानी हो। हम तो अग्निवीर जैसी समस्या नहीं चाहते। हम तो चाहते हैं कि हर आदमी का विकास हो, लाखों अडानी हो, अग्निवीर कतई ना हो, महंगाई कतई ना हो। वो कहते देहु शिवा बरमो है शुभ कर्मंते कबहू न टरे न डरे हरिसो, जब जाई लड़े निश्चय कर अपनी जीत करे। हम तो वो वाले लोग हैं। हाँ, आपका विजन क्या है? सिर्फ एक अडानी का विकास। आपका विजन क्या है कि लोगों को 30 लाख नौकरियों पे सांप की तरीके से कुंडली मार के बैठे हुए हो आप पिछले 10 साल से। केंद्र सरकार की सरकारी नौकरियों, कितनी नौकरियां दे दी आप? तो विकास परक रोजगार परक विकास नहीं, आप रोजगार विहीन विकास। तेल दे दो, रेल दे दो, भेल दे दो, सारे PSU दे दो, सब अडानी को भेज दो, सब कुछ भेज दो। और देश में 70 साल में 50 लाख करोड़ का कर्ज हो और मात्र 9 साल में 210 लाख करोड़ का कर्जा कर दो, वो 150 लाख करोड़ भी अडानी को दे दो। ये आपका पर वो 205 लाख करोड़ जो है उसमें राज्यों का भी हिस्सा है। केंद्र का जो हिस्सा है वो 1,74 लाख करोड़ है। हाँ, राज्यों का भी हिस्सा है। हाँ, जिसका भी हिस्सा है। हाँ, राज्य क्या मोदी से बाहर गए हुए हैं? क्या मोदी के अंडर में नहीं है राव? आप मुझे बताओ ना, देश की जो अर्थव्यवस्था है वो मोदी सर आपके पास ही आ रहा हूं मनीष जी। हाँ, तो अब मैं दूसरी बात में आपको, छोटी छोटी बात मनीष भाई, हाँ, अभी परेशान मत हो, अभी BP और बढ़ेगा, आपका चिंता मत। अभी आप थोड़ा सा नहीं हो, BP आपका बढ़ा हुआ है, मैं परेशान कोई नहीं। मेरा बड़े भाई रोज ने मेरे को 30,000 डिबेट हो गई है, मेरा BP नहीं बढ़ता। आप जैसे लोगों से तो कतई नहीं बढ़ता। आपको नहीं पहचानता हूँ, बिल्कुल कोई वो नहीं। मैं तो सुरेंद्र जी प्लीज हाँ कंटिन्यू कीजिए, ये पर्सनल कुछ नहीं है यहाँ पर। हाँ, तो मैं आपको बताता हूँ मोदी जी का आप तिलिस्म समझिए। अभी ये पंडित जी बैठे हुए हमारे पुराने साथी जी। संघी होने का सबसे बड़ा प्रमाण आपको बताता हूँ, छोटा सा प्रमाण है संघी होने का, कि संघी कोई भी होगा उसे साहित्य से कोई मतलब नहीं होगा, उसे शेरो शायरी से कोई मतलब नहीं होगा, कविता से कोई मतलब नहीं होगा। सबसे बड़ा प्रमाण है संघी होने का। तो नरेंद्र मोदी जी को ना तो अपने काम पर भरोसा है, ना अपने नाम पर भरोसा है, ना प्रभु श्री राम पर भरोसा है। इसीलिए वो कभी अजीत पवार की शरण में, एकनाथ शिंदे की शरण में, उसके बाद नीतीश कुमार की शरण में, जयंत चौधरी की शरण में, अपने आप को मां बहन की गाली देने वाला ओम प्रकाश राजभर की शरण में। ये लोग इसलिए उसकी शरण में है क्योंकि डरे हुए लोग हैं, कायर हैं। इन लोगों को परेशानी है कि ये सब लोग इनकी शरण में क्यों आ रहे हैं, क्योंकि इन्हें आने वाले चुनाव में डर है कि अब के चुनाव मुद्दों पर होंगे। हाँ मनीष जी देखिए, ये बात तो मतलब हर कोई पूछता है। मैं बिल्कुल मैं आपके पास आ रहा हूं मनीष जी, आ रहा हूं। देखिए उनका सवाल ये है कि भाई अगर मोदी की गारंटी है, बहुत छोटी सी बात है, अगर मोदी की गारंटी है और वो अपने काम पर जो काम किए हैं, कह रहे हैं कि भाई बहुत सारे काम हुए, देश बदला है, बहुत सारी जगहों पर दिखता भी है, वो सबको एक्सेप्ट करना चाहिए। अगर काम का इतना भरोसा है, मोदी की गारंटी इतनी बड़ी है, तो फिर छोटे छोटे दलों को तोड़ा जा रहा है। उनका सीधे तौर पर यह कहना है कि आप एक्सेप्ट कर लीजिए कि भरोसा नहीं है काम के ऊपर, नाम के ऊपर भरोसा नहीं है, इसीलिए आप जो है वो छोटे छोटे दलों को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। महेंद्रजीत सिंह मालवीय 2 दिन पहले जो है वो कांग्रेस के लीडर थे राजस्थान के, वो आ गए। अशोक चौहान जो है वो महाराष्ट्र से आ गए। उससे पहले अलग अलग सूबों से, अलग अलग जगहों से आप छोटे छोटे नेताओं को या बड़े बड़े नेताओं को या उनके पुराने नेताओं को तोड़ करके ला रहे हैं। कांग्रेस मुक्त भारत बना रहे थे, मगर कांग्रेस युक्त बीजेपी बनाने लग गए हो। देखिए इस सवाल का जवाब मैं थोड़ी देर में दूंगा। पहले जो हमारे मित्र हैं उनका मैं जवाब दे दूं। इलेक्टोरल बॉन्ड जी,
सिर्फ वो बताएं कि क्या कांग्रेस पार्टी को इलेक्टोरल बॉन्ड से 900 करोड़ रुपया नहीं आया, वो सिर्फ ना बोल दें इस बात पे, आया है तो फिर किस बात पे? तो वो भी बहुत करप्ट हुए ना, वो जिस चीज को उठा रहे थे इतनी काफी करप्ट हुए, उन्हें तो वापस लौटा देना चाहिए था, उन्हें पैसा नहीं लेना चाहिए था। सरकार तो आप जब जिस चीज की करप्शन की बात कर रहे हैं, वाह, तो मैंने ठीक ही बोला था ना इस बात को। देखिए ये हिपोक्रेसी है, इसीलिए कांग्रेस पार्टी का आज ये हालत है। क्या यार ये बात सिर्फ बातों से, शब्दों से अपनी बातों को जो कहते हैं उस पर वो विश्वास नहीं रखते हैं, बहुत कोरी बातें बोलते हैं। तो देखिए वो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया है, सुप्रीम कोर्ट का हमारा रिस्पेक्ट है और उसको हम लोग चेंजेस करेंगे और उस पर चली जाएगी। लेकिन जो जिसको बोलते हैं ना शूट एंड स्कूट, वो पॉलिसी है कांग्रेस की जो भारत की जनता देख रही है और इसीलिए उनके ऊपर विश्वास नहीं जाता है, पहली बात। अब उनकी दूसरी बात पे चले आते हैं। देखिए वो अडानी बोलते हैं, क्या ये बात सत्य नहीं है कि रेवंत रेड्डी उनके पास करण अडानी आए थे और उन्होंने वो अडानी की गोद में जाकर बैठ गए, वो ना बोलते। ऐसी पार्टी जिसका नेता डेली अडानी को कुछ न कुछ बात बोल रहा हो, उसका मुख्यमंत्री उसके कंट्रोल में भी नहीं है। वो उसी वक्त जिस समय उसका नेता जो है सबसे बड़ा सुप्रीम नेता अडानी को डेली अडानी बोल रहा हो, उसका अपना मुख्यमंत्री अडानी की गोद में है। राजस्थान में पिछली सरकार में अडानी की गोद में। ये कौन सी बातें कर रहे हैं? आपका किस दुनिया में रहते हैं? किस दुनिया में रहते हैं? ये झूठ की दुनिया में कब, ये झूठ की दुनिया में कैसे रहते हैं? ये पूरी झूठ की दुनिया है। ठीक है, दिनेश जी के पास आते हैं। उसकी बात का कोई प्रभाव नहीं, कुछ भी नहीं है। अब मैं आपके सवाल, अब आपके क्वेश्चन का सवाल दे सकता हूँ। अब मैं आप सवाल था, क्वेश्चन का जब मैं जवाब देता हूँ, देखिए ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र में अगर कोई किसी पार्टी को कोई उसके पास मिलना चाहता है, कोई नेता आना चाहता है, तो क्या वो पार्टी उसको मना कर सकती है? ये तो पार्टी का बड़प्पन भी है और पार्टी प्रति आकर्षण भी है कि वो लोकतंत्र में लोग जुड़ रहे हैं। इसमें कैसा नुकसान हो सकता है और ये कैसे बुरी बात हो सकती है? अगर सब लोग एक साथ जुड़ रहे हैं, अपनी चीजों को भूल रहे हैं, अपने आप को सुधार रहे हैं और जुड़ रहे हैं, तो वो सवाल तो वही उठता है ना। देखिए साहब, सवाल वही उठता है कि अगर वही लोग कांग्रेस की कयादत में इंडिया ब्लॉक बनाते हैं या इंडी गठबंधन बनाते हैं, तो फिर प्राइम मिनिस्टर मतलब चीख पुकार करते हैं, वो कहते हैं कि सारे के सारे जो है वो मतलब मेरे खिलाफ हो गए, मैं अकेला हूं, जबकि खुद भी वो 35 से ज्यादा दल एक साथ लिए बैठे हुए हैं। मतलब एनडीए कोई अकेला तो है नहीं, वहां पर भी 30 से ज्यादा मतलब छोटे छोटे दल हैं। और जैसे वो खुद कह रहे थे सुरेंद्र जी की ओपी राजभर तो पानी पी पी करके बुरा भला कहते थे, मतलब जो है वो शीर्ष नेतृत्व को, बीजेपी के बड़े लीडर्स को, फिर उनको भी बुला लिया, तमाम छोटे लीडर सारे। तो आपके साथ अगर मिलते हैं तो ठीक है, वही अगर कांग्रेस के साथ चले जाएं या अपोजिशन पार्टियां एक साथ मिल जाएं तो दिक्कत होने लगती है। सवाल वही तो है। दिनेश शर्मा जी, मैं आपके पास आता हूं। दिनेश शर्मा जी, देखिए ये मोदी गारंटी की बात मैं करता हूं, चूंकि ये सुरेंद्र जी ने एक वाजिब सवाल उठाया है। भाई जाहिर तौर पर सवाल तो मतलब आएंगे और उसके हर तरीके से, हर एंगल से जवाब ढूंढने की कोशिश की जाएगी। अगर मोदी की गारंटी इतनी ही बड़ी गारंटी है तो फिर छोटे छोटे दलों को मतलब उनको तोड़ने की इतनी फिक्र क्यों? इतनी मतलब जो है हर एक स्टेट में 2-2, 4-4 लीडर जो हैं वो कांग्रेस के, उनको तोड़ करके लाया जा रहा है। तो अगर मोदी की गारंटी है तो फिर उनकी जरूरत कहां पड़ गई उन नेताओं की या उन छोटे छोटे दलों की, क्षेत्रीय दलों की? क्षेत्रीय दल भी ऐसे कि जो एक इलाके के मतलब जो है वो सिमटे हुए हैं, एक इलाके तक उनकी महदूद है मतलब उनकी पहुंच। जी दिनेश जी, वो क्यों आ रहे हैं? क्या आपके पास, हमारे पास इस बात का सबूत है कि ये बीजेपी उनको खींच कर लाई या वो किसी के दबाव में आए हैं? हमारे पास तो इसकी बात जानकारी नहीं। अगर चौहान आए हैं कांग्रेस से वहां पर उसमें भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े हैं, तो ऐसे तो एक नहीं बहुत सारे उदाहरण हैं। हम कैसे मान लें इस बात को कि वो जबरदस्ती लाए गए हैं? और अगर किसी को दबाव में लिया गया है तो वो ओपन क्यों नहीं बोलते कि हमारे पास ईडी का दबाव है या हमारे पास सीबीआई का दबाव है? ये कहने की बातें हैं। देखिए जब कोई एक लहर चलती है तो उसमें बड़े बड़े जो दिग्गज लोग हैं वो बह जाते हैं। ऐसा नहीं है कि केवल वो उनको कोई तोड़ कर लाया गया हो। आजकल ये बड़ा एक फैशन चल चुका है कि अगर कोई बात सूट नहीं कर रही हो तो उसके कई रास्ते निकाल दो। रब्बानी साहब, क्या उद्योगपति किसी के हैं? बिल्कुल ठीक है, वक्त के साथ चलते क्या उद्योगपति उसके साथ जाएगा जिसकी सत्ता होती है? बिल्कुल ठीक है। क्या वो सत्ता से टकरा के अपना उद्योग चला सकता है? क्या टाटा
और जो रिलायंस के जो अंबानी साहब राम मंदिर का निर्माण करा रहे हैं वहां पर अयोध्या में, चाहे वो कंस्ट्रक्शन के थ्रू करा रहे हैं, जैसे करा रहे हो, क्या कोई जबरदस्ती को लेकर आए वहां पर? तो क्या इससे उनके ऊपर संदेह होने का या उसके ऊपर कोई बीजेपी का होने का आरोप लग जाएगा? सुरेंद्र राजपूत जी जो अभी बोल रहे थे, बहुत सारी चीजें बोल रहे थे, हालांकि मुझे कहना नहीं चाहिए, ये और राजभर कोई ज्यादा मतलब उसके नहीं है, दोनों एक ही जैसे हैं और दोनों के आरोप एक ही जैसे होते हैं। पहले राजभर सीधे प्राइम मिनिस्टर को चुनौती दिया करते थे, सीधे, और आजकल सुरेंद्र राजपूत जो है बेचारे भूल जाते हैं कि अभी आप कहीं के नहीं है और सीधे अटैक करते हैं प्राइम मिनिस्टर को। अपने स्टेटस को देखकर बोलना चाहिए, आपको ये मानना चाहिए कि जो विषय आप उठा रहे हैं, जो विषय आप उठा रहे हैं वो कितने रिलेवेंट है, वो कितने गंभीर है। क्या कारण है कि आज राहुल गांधी जी को लोग एक गंभीर राजनेता के रूप में ले रहे हैं? मोदी क्यों विश्वास कायम कर पाए, राहुल जी क्यों नहीं विश्वास कायम कर पाए? इसका भी तो विश्लेषण सामने आना चाहिए। ठीक है सुमैया जी, मैं आपके पास आऊंगा। दिनेश जी, हाँ दिनेश जी मैं रोक रहा हूँ, बिल्कुल ठीक है, बहुत सारे सवाल हैं जिनके जवाब जो है वो सुरेंद्र राजपूत जी को देने पड़ेंगे, और सुरेंद्र जी बहुत सारे सवाल मैं भी पूछूंगा आपसे, मगर सुमैया राणा जी मैं आपके पास आऊंगा। अगर हम वोट शेयर की बात करें, वही 2014, ज्यादा पुराने नहीं जाएंगे, 2014 और 2019 की बात कर लें, जब से मोदी साहब आए हैं पिक्चर में, ठीक है साहब, तो अगर हम 14 की बात करें तो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी मिलाकर के वो तकरीबन 27 या 28% के करीब जो है वोट परसेंटेज उनका बैठ रहा है, और अभी 24% के करीब है अभी, मतलब यानी 2019 के मुताबिक अगर देखा जाए तो। और अगर बीजेपी का करें, 2019 का जिक्र करें तो 49.5% के करीब जो है वोट शेयर था उनका। और ऐसे में इस बार 2019 में तो बीएसपी भी साथ थी समाजवादी पार्टी के, और कहीं ना कहीं बैकडोर से कांग्रेस भी एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे थे, तमाम कुछ सीट्स के ऊपर जो है वो अंडरस्टैंडिंग थी कि भाई कहां खड़ा करना है कहां नहीं, जो है वो था। तो अब चूंकि बीएसपी भी साथ नहीं है, तो आपको लगता है कि इस बार की जो राह है वो थोड़ी मुश्किल है, या भारत जोड़ो न्याय यात्रा और पीडीए यात्रा जो निकल रही है समाजवादी पार्टी की और कांग्रेस की, भारत जोड़ो न्याय यात्रा, उसका असर होगा पब्लिक के ऊपर और वहां बीएसपी जो है उसका कोई बहुत ज्यादा महत्व नहीं रह जाएगा? जहां तक वोट शेयर की बात है, इलेक्शन टू इलेक्शन आंकड़े मैंने कहा कि बनते बिगड़ते हैं। 2014 से पहले वोट शेयर बीजेपी भी अपना देख सकती है। जब सरकारें बनती हैं वोट शेयर बढ़ता है, सरकारें बनती हैं, कभी कभी तो ऐसा हो जाता है कि वोट शेयर ज्यादा है लेकिन अनफॉर्चुनेटली चीजें नहीं हो पाती हैं सही। लेकिन यहां पर जो लड़ाई है वो सत्ता में आने की नहीं है, सबसे बड़ी लड़ाई ये है कि जो सत्ता पर काबिज लोग हैं, जो सत्ता का दुरुपयोग कर रहे हैं, जो सरकारी तंत्र की, सरकारी मशीनरियों का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, हमें उसके खिलाफ एक मोर्चा खोला है। उसके लिए हम एक प्लेटफॉर्म पे आए हैं। जनता से ये उम्मीद की जाती है कि वो वोट शेयर हमारा बढ़ाती है। हम जनता की लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि जो समीकरण पहले थे वही समीकरण आज होंगे या वही समीकरण कल हो जाएंगे। ये राजनीति है, देश में चुनाव इसीलिए होते हैं, देश की जनता आजमाती है, जहां पर जरूरत होती है बदलाव की वहां पर देश बदलाव में जनता ने बदलाव भी किए हैं। हम उसी बदलाव के इंतजार कर रहे हैं, उसी बदलाव की उम्मीद लेकर के जनता के बीच जाएंगे और कोशिश ये करेंगे कि उनको इस बात के लिए कन्विंस करें कि ये किस तरीके के नुकसानात करती आई है जनता की और आगे भी कर सकते। ठीक है, तो वोट शेयर, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। सुरेंद्र राजपूत जी, देखिए 2-3 चीजें हैं। एक तो अक्सर सवाल ये पूछे जाते हैं कि भाई इंडिया ब्लॉक का कोई पीएम फेस अभी तक जो है वो डिक्लेयर क्यों नहीं किया गया, उस पर क्या कुछ जो है आपका कहना है? और अगर हम आम आदमी पार्टी की बात करें, कल तक जो है वो यूपी में लग रहा था कि ना जाने क्या कुछ होगा, क्या समाजवादी पार्टी कांग्रेस एक आ जाएंगी, मगर आज सब कुछ क्लियर हो गया, पिक्चर क्लियर होगी यूपी की। अब बात पंजाब की और दिल्ली की करें अगर हम, और जाहिर तौर पर और भी कई सारे सूबे हैं जहां आम आदमी पार्टी अपने आहिस्ता आहिस्ता पैर जमा रही है, चाहे वो गोवा हो या फिर गुजरात हो। तो लेकिन अगर हम पंजाब की और दिल्ली की बात करें, आज खुद जो चीफ मिनिस्टर हैं दिल्ली के और जो आम आदमी पार्टी के मतलब चीफ हैं अरविंद केजरीवाल साहब, कई बार जहन से नाम निकल जाता है, वो ये कह रहे हैं कि बहुत देर हो गई है और अब देखते हैं आगे अगले 1-2 दिन में फैसला हो जाना चाहिए। आपको लगता है कि आम आदमी पार्टी के साथ भी कुछ ना कुछ जो है वो तलखी चल रही है, देर हो रही है? अगर चीफ मिनिस्टर इस बात को कह रहे हैं कि देर हो गई है, जल्दी
फैसले करने चाहिए। और क्या ऐसा भी लगता है कि देर जो है वो भारत जोड़ो न्याय यात्रा की वजह से हो रही है? क्या वो भी जो है, चूंकि ज्यादातर लीडर्स उधर हैं यात्रा में, अलग अलग है जी, हम लोगों के दल अलग अलग है, इसलिए कहीं ना कहीं मतभेद तो है ही है, उसको तो हम स्वीकार करें। हम भारतीय जनता पार्टी की तरीके से थोड़ी है कि वहां पर एक ही नरेंद्र मोदी जी, एक ही ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। हमारे यहाँ तो सब बराबर के हैं और हमारा विवाद भी संवाद से हल होता है और आगे भी करेंगे। और जैसे सभी लोग इस गठबंधन को अखिलेश जी के साथ तोड़ रहे थे, आज सुखद अनुभूति है सबको, और कल वैसे ही वो बाकी दलों के साथ भी होगा। अब की बार, पिछली बार भारतीय जनता पार्टी के नेताजी की बारी थी, इस बार अब ये जो हमारे क्या नाम साथी हैं पुराने, पंडित जी शर्मा जी, ये लोग अपना कहते हैं कि साहब मोदी को कुछ मत बोलो, मोदी बहुत बड़े आदमी, राहुल गांधी को जरूर बोलो, अखिलेश यादव को बोलो। राहुल गांधी पर बोलने की हैसियत है आपकी, हमारी औकात आप दिखा रहे हो, लेकिन आपकी औकात है अखिलेश यादव पर राहुल गांधी। मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगा सुरेंद्र जी, नहीं ठीक है आपकी बात, मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगा और दिनेश जी से भी कि पर्सनल ना हो। गलत बात, हमें पर्सनल कतई नहीं, पर्सनल हमारे साथी, क्योंकि में आप कहीं नहीं थे उस समय जब हम थे, आप दूर दूर तक नहीं थे, बोलने की औकात क्यों नहीं है? आप लोग पता नहीं क्या पर्सनल होने की मुझे लगता है जरूरत नहीं है कतई। दोनों से रिक्वेस्ट है मेरी, आप दोनों सीनियर हैं। मैं इतना जरूर जानता हूं कि जितने संघ के चाटुकार हैं और ये जो जितने भारतीय जनता पार्टी के चरण चुंबक हैं, इनसे हमें किसी भी तरीके की राय लेने की आवश्यकता नहीं। हम जो भी बात करते हैं अपने संविधान के हिसाब से करते हैं, संवैधानिक ताकतों के हिसाब से करते हैं, अपने आइन के हिसाब से। आप अपना काम करिए, आपको चाटुकारिता करनी करिए। कल तक आप हमारी चाटुकारिता करते थे, आज इस समय इनकी कर रहे हैं, कल हमारी फिर सरकार आएगी, फिर हमारी करो। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आप लोगों का ज्यादा है नहीं। मुद्दों पर आ जाते हैं सर, मुद्दों पर आ जाते हैं, मुद्दों पर आ जाते हैं, अब आप आ जाइए मुद्दों पर आ जाते हैं, मुद्दे पर। किसी में नहीं है भाई, मुझे भारतीय जनता पार्टी ने दिनेश जी आपसे भी रिक्वेस्ट है, सुरेंद्र जी आपसे भी रिक्वेस्ट है, मेरा ख्याल के पर्सनल होने की कतई जरूरत नहीं है, मुद्दों की बात करते हैं। आप दोनों बहुत समझदार हैं, बहुत सीनियर मतलब जो है वो लोग हैं, सीनियर जर्नलिस्ट भी रहे हैं जी। प्लीज दिनेश जी प्लीज छोड़ दीजिए ना, जस्ट लीव इट, लीव इट। दिनेश जी प्लीज छोड़ दीजिए, सुरेंद्र जी मुद्दे पर जाइए सीधे, आप प्लीज छोड़ दीजिए। हाँ क्या क्या किया है, मेरे पास सारा रिपोर्ट है, बताए वो चक्कर में वो सब खोल दूंगा। आपको टाटा बिरला की बात कही, अब टाटा बिरला आप कह रहे साहब अंबानी की और इसकी, ये लोग किसी के खिलाफ नहीं जा सकते। अगर ऐसा होता है अंबानी साहब, तो आप मुझे एक बात बताइए, चाहे हसरत मोहानी साहब हो, चाहे बिरला जी हो, घनश्याम दास बिरला जी अंग्रेजों के खिलाफ हमें फंड करते थे ना, तो अब इन सब बातों को छोड़ दीजिए। मैं आपको 3-4 चीजें बड़ी स्पष्ट बताता हूं। आपने अशोक चौहान साहब की बात की, ये जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के साथी बैठे हैं, ये बेचारे यहाँ पर बोलते रह जाएंगे। अशोक चौहान साहब हमारे यहाँ से आएंगे, कल आएंगे, आज राज्यसभा बन जाएंगे। हेमंत बिस्व शर्मा कल हमारे यहाँ से आएंगे, हमने बिस्कुट नहीं खिलाया, हमने कुत्ते को बिस्कुट खिला दिया, सही किया था, वो जाकर के चीफ मिनिस्टर बन जाएंगे। अशोक चौहान क्या नाम, ये वो क्या नाम है उनका, अजीत पवार साहब 70,000 करोड़ के आरोपी, कल आएंगे, कल चक्की पीसेंगे, जेल जाएंगे, ढिमकाना करेंगे, फलाना करेंगे, उसके बाद वजीर खारजा बन जाएंगे, वजारत उनको मिल जाएगी। इनको जो है तिजारत मिल, ये सीधे सीधे जाकर के ये अपना घूमे फिरे जाकर के दरी बिछावेगी। आज की डेट में स्पष्ट रूप से मुद्दे हैं। आप क्या नहीं मानते हैं कि इलेक्टोरल बॉन्ड मुद्दा है? सुप्रीम कोर्ट कहता है। आप नहीं कहते कि चंडीगढ़ में जिस तरीके से 36 में से 8 जो बैलेट है, जिस तरीके से उस मसीह ने क्या नाम वो किए, तो उसके पीछे कौन? नरेंद्र मोदी जी की सरकार नहीं है क्या? आप मुझे बताइए, अगर देश के 25% इलेक्टोरल्स पर आज क्या नाम किस तरीके से बेईमानी करेंगे, दिनेश शर्मा जी जैसे लोग तो चाटुकारिता करेंगे, क्योंकि इन्हें तो सत्ता की चाटुकारिता करनी अपने ऐड। फिर आप पर्सनल हो रहे हैं, लेकिन मैं पर्सनल होगा मत होइए प्लीज, आप छोड़ दीजिए। फिर वो आपको कुछ कहेंगे, आप उनको कहेंगे, अपने तो डिबेट करनी है। आप टुकड़ों पर बोलते हो, आप टुकड़ों पर बोलते हो, हम किसी का टुकड़ों पर नहीं बोलते हैं। मिलने आ गया, देखो, चाहे वो सपा हो, चाहे बसपा हो, चाहे कांग्रेस हो, छोड़ दीजिए ना प्लीज। भाई मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपसे, आप प्लीज मुद्दों पर रहिए। पीएम फेस नहीं है सुरेंद्र जी,
कांग्रेस के पास आज भी कोई पीएम फेस नहीं है, इंडिया ब्लॉक के पास कौन है? क्या आपको लगता है कि वो भी एक मतलब जो है वो पीछे रह गई इस मामले में? हाँ, मैं इसको भी बड़ी जिम्मेवारी से कह देता हूँ, देश में बहुदलीय लोकतंत्र है। हाँ। और लोकतंत्र में सांसद चुनते, हमने ये वादा किया है अपने लोगों से कि जब हमारे सांसद चुने जाएंगे तो उन सांसदों को चुन करके वो सांसद चुनेंगे हमारा प्रधानमंत्री। हमारे पास एक नहीं, तमाम पीएम थे। राहुल गांधी जी हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब हैं, हमारे पास तेजस्वी जी हैं, एमके स्टालिन है, हमारे पास तमाम ऐसे पीएम, ममता बनर्जी साहिबा, हमारे पास तमाम पीएम फेस है, वो तो कोई इशू नहीं है हमारे। लेकिन हम आपको फिर से कह दें, फिर से आपसे कह रहे हैं कि जितने चाटुकार लोग, जितने जो सत्ता की चाटुकारिता करते करते जिनकी जिंदगी गुजर गई और बाल झड़ गए, वो सब लोग जान लें इस बात को कि जब आप हमारी कल सरकार आएगी तब भी हम आपको चाटुकारिता करने का मौका देंगे। बिल्कुल चिंता मत कीजिए, ऐसे ही चिल्लाइएगा उस भाजपा के। यहाँ पर मैं बात कहूंगा रब्बानी साहब। हाँ ठीक है दिनेश जी, कुछ आप कहना चाहें, मगर मेरी रिक्वेस्ट आपसे रहेगी कि आप प्लीज पर्सनल बिल्कुल ना हो। जो आपने कहा उन्होंने जवाब दे दिया, जो इन्होंने कहा आप इनका पर्सनल जवाब मत दीजिएगा, कुछ भी कोई मुद्दे की बात हो प्लीज वही कीजिएगा। मैं मुद्दे की बात पर आना चाहूंगा। हाँ, मैं मुद्दे की बात पर आना चाहूंगा। हाँ। लेकिन ये जिस प्रकार के आरोप लगा रहे हैं, शायद इन्होंने मुझे कोई पॉलिटिशियन समझ लिया है, शायद इन्होंने मुझको कोई ऐसा आदमी समझ लिया है जी। और अगर मैं अपनी बात पर आ जाऊं, अगर मैं अपनी बात पर आ जाऊं, क्षमा प्लीज, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, आप बहुत सीनियर हैं हमारे, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं प्लीज छोड़ दीजिए, सब बातें नहीं करना है। आप लीडर जो है उनको कहने की क्या, मेरे को चैनल में बैठ छोड़ दीजिए सर, आप करना उचित नहीं है। चलिए अब आप बता रहे मुद्दों की बात पे। अब रब्बानी साहब अपना प्रश्न कीजिएगा। हाँ नहीं, मेरे प्रश्न तो वही हैं, सब सारी बातें वही हैं। 2024 के आम इंतखाबात हैं और वो कई सारे मुद्दे यहाँ पर कई बार ये भी उठते हैं कि अगर जिनके ऊपर आप लगातार इल्जाम लगा रहे हो, आपका मतलब कोई भी पार्टी, चाहे वो कांग्रेस लगाए बीजेपी लगाए, जब वही लीडर्स आपकी पार्टी में शामिल हो जाते हैं तो फिर कैसे वो दूध के धुले हो जाते हैं? मतलब ये लोग जानना चाहते हैं कि ये ऐसा क्यों? मेरा यह कहना है, मेरा कहना है कि जिस प्रकार के आरोप लगाए जाते हैं मोदी जी पर, कांग्रेस पर, बीजेपी पर, जो भी आरोप लगाए जाते हैं, क्या उन आरोपों से बीजेपी रुक गई? क्या उसका ग्राफ कोई ठहर गया? उसका ग्राफ तो बढ़ता चला जा रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जनता ने आपके आरोपों को स्वीकार नहीं किया। चाहे वो राहुल जी बोल रहे हो, चाहे हमारे मित्र सुरेंद्र राजपूत बोल रहे हो, हमें बताइए ना कि आप बीजेपी को कहां रोक पाए? आपने इंडिया अलायंस बनाया, आप बीजेपी को कैसे रोक पाए? इंडिया अलायंस टूट गया। तो अगर आप ये दिखाएं, एक प्रमाण ऐसा दें कि आपने भारतीय जनता पार्टी का रास्ता रोक दिया है, तो हमें समझ में आती बात। हम तो तब जानते हैं जब जयंत चौधरी और मायावती भी आपके अलायंस में होती, तब मानते हैं कि हाँ, उत्तर प्रदेश के अंदर अब बीजेपी को टक्कर मिलता है, क्योंकि इस गठबंधन से भारतीय जनता पार्टी का रास्ता नहीं रुक रहा है। हम तो ये एनालिसिस कर रहे हैं केवल। अब अगर हम ये कहें कि नहीं, अब तो बहुत क्रांति आ गई उत्तर प्रदेश में, तो रब्बानी साहब हमें नहीं लगता। ठीक है, ठीक है। मनीष जी क्या कुछ कहेंगे? फाइनल कमेंट्स क्या होंगे? किस तरीके से जो है वो, देखिए ये बात तो सच है कि प्राइम मिनिस्टर, मैं इस बात को बार बार कहता हूं और सारी मतलब तमाम जितने जर्नलिस्ट हैं वो भी इस बात को कहते हैं, या दूसरे लोग भी जो सियासत की समझ रखते हैं, कि 370 का एक इशारा है जम्मू कश्मीर की तरफ। और कुछ लोग खासतौर से कांग्रेस के मतलब जो है लीडर्स भी, और जो अपोजिशन पार्टियों में, वो भी कहते हैं कि ये पब्लिक के लिए इशारा नहीं है, ये तो ईवीएम के लिए इशारा है, ये तो अधिकारियों के लिए इशारा है कि लग जाइए काम पर। ठीक है साहब, तो क्या मतलब जो है वो अधिकारियों के या फिर जो है वो एजेंसीज के या ईवीएम के भरोसे हैं, या फिर वाकई ही काम के भरोसे? और लोग वाकई सुनते, जैसे दिनेश जी कह रहे हैं कि सुनते हैं पीएम को, पीएम की कितनी मुखालफत आप कर लो, लेकिन लोग जो है उनके ऊपर भरोसा करते हैं, उनके मुद्दों को या उनकी बातों को ज्यादा तरजीह देते हैं, इसीलिए उनकी पार्टी लगातार, यानी बीजेपी लगातार जीत रही है। रब्बानी साहब, पहले तो मैं ये बोलूंगा, एक अंग्रेजी में कहावत है, एम्प्टी वेसल साउंड्स मोर। उससे अच्छा उदाहरण मैंने अपनी जिंदगी में किसी चैनल पे आज ही देखा हूं, इससे अच्छा नहीं देखा हूं, पहली बात। दूसरी बात, जब आप ईवीएम की बात करते हैं तो आप जो पूर्व इलेक्शन कमिश्नर थे कुरैशी साहब, आप उनका जाकर के बयान और वीडियो देखे, उन्होंने बोला कि ये बहुत ही बोकस बात। तो देखिए, हारे हुए लोग आज इस हारे हुए लोगों ने यहां तक बोल दिया। आप देखिए, हमारी समाजवादी पार्टी की जो प्रवक्ता थी, उन्होंने भी जो है वही बात कही। उन्होंने कहा कि हमारी लड़ाई कुछ और है, मतलब वो जीतना नहीं चाहती है, उनको पता है पहले ही से कि वो जीत नहीं सकती।
क्योंकि जनता का साथ उनके साथ नहीं है। इनके पास 6 प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हैं। कौन है भाई उम्मीदवार? तेजस्वी यादव, जो करप्शन केस में तो इतना क्या बड़ा दिक्कत है सर? फंसे हैं कि उम्मीदवार तो जो है ये तो लोकतंत्र है, होने चाहिए। क्या बात कर रहे हैं आप? देश का प्रधानमंत्री अगर कोई, क्या बीजेपी में और उम्मीदवार नहीं है? क्या बीजेपी में भी बहुत सारे उम्मीदवार है? राजनाथ सिंह क्या उम्मीदवार नहीं हो सकते? क्या नितिन गडकरी उम्मीदवार नहीं हो सकते? बिल्कुल भी नहीं है, कोई भी काबिल होते हैं तो बनना चाहिए, उसमें क्या दिक्कत है? मोदी जी छोड़ करके कोई भी नहीं है, राइट? मोदी जी के लिए ही सारी वोट है और उसी के लिए है। दूसरा ममता बनर्जी के अभिषेक बनर्जी। तो आप देखिए प्रधानमंत्री का उम्मीदवार, आप बस देख लीजिए देश की जनता को क्या समझ में आएगा कि जो देश के ऐसे लोग जो करप्शन में लिप्त हैं वो प्रधानमंत्री के उम्मीदवार देश को चलाएगा। वो तो देश की जनता मूर्ख नहीं है, देश की जनता समझदार है, उनको समझ में आता है और उनका फैसला विवेक भरा रहता है। तो इसीलिए ये सारी बातें, और मैं एक बात और बोल करके अंत कहना चाहूंगा। देखिए, अंधेर नगरी चौपट राजा, किस हिसाब से कांग्रेस पार्टी में एक आदमी पूरी यात्रा कर रहा है, ना वो प्रेसिडेंट है ना वो किसी और पद पर है, किस हिसाब से वो यात्रा कर रहा है? क्यों सबसे इंपॉर्टेंट है? इसलिए क्योंकि वो किसी का बेटा है, वो राजकुमार है और देश की जनता वो इस राजकुमारी वाली राजा वाली, वो ठीक है आप राजकुमार कह रहे हैं और प्राइम मिनिस्टर भी जो है उनके लिए शहजादा बोलते हैं, मगर अगर राजकुमार शहजादा बकौल आपके अगर वो सड़कों पर उतर रहा है या सड़क पर उतर रहा है तो उसमें बुराई की क्या बात है? लोगों के बीच जा रहा है, उसका तो इस्तेमाल होना चाहिए, स्वागत होना चाहिए उसके इस कदम का। इसी बात की लोकतंत्र की बात करते हैं आप। ऐसा लोकतंत्र होता है जिसने अपने आप को अपने उस कुर्सी पे बिठा लिया, ठीक है, उसको आप लोकतंत्र बोलते हैं। ठीक है, चूंकि वक्त की कमी है, वाइंड अप की तरफ हम जा रहे हैं। आखिरी सवाल सुरेंद्र राजपूत जी, सवाल वही है कि राहुल गांधी पिछली बार जो है वो भारत जोड़ो यात्रा, इस बार भारत जोड़ो नया यात्रा, बहुत सारे मुद्दे उठा रहे हैं। उन्होंने एमएसपी की जो कानूनी गारंटी है उसकी भी बात कही है। खुद जो है वो आज सवेरे जो आपके पार्टी प्रेसिडेंट हैं उन्होंने भी मतलब मीडिया से बात करते हुए कहा कि हम लेकर के आ रहे हैं इसको, और कुछ एक फसल है, मतलब अभी 23 फसलें हैं, कुछ और फसलों को जोड़ लिया जाएगा उसमें, तमाम फसलों पर नहीं हो सकता, बट कुछ है। जाहिर तौर पर वो एक तरीके से जो है किसानों को बताने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई हमारी हुकूमत आएगी तो हम आपके लिए ये जरूर करेंगे, जो आपके मुद्दे उठा रहे हैं हम उनको जरूर एड्रेस करेंगे और उनके ऊपर जरूर काम करेंगे। तमाम मुद्दे उठा रहे हैं, मगर वही सवाल उठता है कि क्या इन मुद्दों पर देश की जनता, देश के वोटर्स, जो इस मुल्क के वोटर्स हैं, वो भरोसा करेंगे? क्योंकि ये सवाल उठते हैं, दिनेश जी ने भी उठाए सवाल और यही जो बीजेपी के लीडर हैं उन्होंने भी सवाल उठाए हैं। बहुत सारे लोग उठाते हैं कि राहुल गांधी मुद्दे तो उठाते हैं और वो वक्त से पहले कई सारे मुद्दे ऐसे उठा चुके हैं जो वक्त से पहले उठाते हैं और वो उनकी बात सच होती है, मगर ये तमाम होने के बावजूद भी वो वोट में कन्वर्ट क्यों नहीं हो पाते? वजह क्या है? क्या आखिरी फाइनल कमेंट्स हैं आपके? जी अनम्यूट कर लीजिए। हाँ, ये मैं हेलो, मेरी आवाज आ रही है? जी जी बिल्कुल, हाँ ठीक है। मैं आपसे 3-4 मुद्दे हैं बड़े साफ साफ। भारतीय जनता पार्टी और उनका प्रचार तंत्र, ये इतना ज्यादा पैसा लगाता है, अरबों रुपए लगा चुका है राहुल गांधी जी के ऊपर उनको बदनाम करने के लिए, अरबों रुपए लगा चुका है मुद्दों को विषयांतर करने के लिए। अगर हम कहते हैं एमएसपी की कानूनी गारंटी देंगे तो देंगे, हमने आरटीआई कहा था हमने दी, हमने राइट टू फूड कहा था दिया, हमने राइट टू एजुकेशन कहा था दिया, हमने मनरेगा कहा था दिया, हमने एक पाकिस्तान के 2 पाकिस्तान कहे थे किए, हमने हरित क्रांति की, हमने दुग्ध क्रांति की, हमने पीएसयूज बनाए जो पीएसयूज इन लोगों ने बेचे। बट एनीवे, अभी भारतीय जनता पार्टी का मजा देखिए, भारतीय जनता पार्टी उनके समर्थक लोगों का, पंडित जी जैसे लोगों का, ये लोग विषयांतर करने में माहिर, आरोप लगाएंगे और उसको अपराध बता देंगे। कहने लगे कि साहब ममता बनर्जी, कहने लगे अरे भाई हमारे यहाँ तो 7 परिवारवादी दल हैं, आपके यहाँ तो 37 परिवारवादी दल हैं, आप क्या बात कर 37, और जिनके बेटा है, हमारा तो शहजादा है, आपके यहाँ तो शाहजादा है, किसी से का अध्यक्ष है वो। आप तो अगर नरेंद्र मोदी जी के भी लड़का होता तो वो भी राजनीति में होता, राजनाथ सिंह का तो है, अनुराग ठाकुर का तो है, तो जो अब अनुराग ठाकुर का नहीं, अनुराग ठाकुर खुद है, अरे अनुराग ठाकुर खुद ही है, उनका भी आ जाएगा। मैं आपको बताऊं, मैं आपसे बड़ी स्पष्ट कह रहा हूं कि ये विषयांतर, देश के मुद्दा परिवार नहीं है, ठीक है, देश का मुद्दा है गिरती हुई अर्थव्यवस्था। पर कैपिटल इनकम आज की डेट में 142वें नंबर पर सर, है। वक्त की कमी है, मैं माफी चाहूंगा। हाँ ठीक है, आप तो माफी चाहेंगे, मैं बिल्कुल आप। हाँ नहीं ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। जाहिर तौर पर बात करेंगे इस मसले पर भी, इश्यूज हैं, आपके भी इशू हैं, बीजेपी के भी हैं, फिर वो जवाब देंगे, तमाम चीज़ें होती रहेंगी। और चूंकि हमेशा मैं यही बात कहता हूं कि ये इंतखाबात का वक्त है,
और इसमें बहुत सारे इल्ज़ामात लगेंगे। एक पार्टी दूसरी के ऊपर इल्ज़ाम लगाए कि एक पार्टी दूसरी को नीचा दिखाने की कोशिश करेगी, मगर जवाब जो है वो वोटर्स ही देंगे। इस वक्त जो है मसला था वो इंडिया ब्लॉक का। उत्तर प्रदेश में हालात जो है वो एक तरीके से आज बहुत क्लियर हो गए, साफ हो गया कि इंडिया ब्लॉक वहां पर एक है, जो दल हैं वो साथ हैं। अब आम आदमी पार्टी का दिल्ली और पंजाब को लेकर के क्या कुछ फैसला होगा, शायद 1-2 दिन में वो भी क्लियर हो जाएगा। बहरहाल आपने प्रोग्राम देखा, आप सब मेरे साथ जुड़े, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। कल फिर हाजिर होंगे कुछ नए मुद्दों के साथ, तब तक के लिए मुझे और पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आदाब।